Hey everyone, welcome to Yachana Science Classes. My name अंकित दीक्षित. ओके तो इस वीडियो से पहले इस लेक्चर से पहले हमने किया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये किए थे। तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी तब जो आएगा करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ओके तो इसमें जो है नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहला क्या है, पहला केस, अगर मान लिया ये जो लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लिया ये लाइट आई, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और ये जो फ्रीक्वेंसी है इस न्यू नोट से कम है, थ्रेशोल्ड से क्या आएगी, कम आएगी। तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, नेगेटिव। मान लिया ये है 10 और ये है मान लिया 50, मान लिया थ्रेशोल्ड को फिक्स ले लिया, मान लिया 50 है, 10 माइनस 50 माइनस 40, नेगेटिव आया ना, ये नेगेटिव बनेगा। तो मीनिंग काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। लेकिन कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आती है। ओके तो इसलिए क्या है, ये क्या है, गलत है। गलत का मतलब रॉन्ग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जो लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, लेकिन कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं। तो इसका मीनिंग ये आया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले नहींगा। तो पहला पॉइंट ये है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट then kinetic energy negative, which is not possible. This means that frequency of incident light is always greater than threshold for photoelectric equation, photoelectric effect. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा क्या आनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आनी चाहिए, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिखाई दे रही है हमें, ये क्या है, एच को मान लिया कांस्टेंट है, डायरेक्ट लगा दिया, तो ये क्या आएगा, न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जितनी ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये तो मान लिया फिक्स है, न्यू नॉट को मान लिया 50 ले लिया, ये क्या किया 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, 700, तो इसकी वैल्यू तो फैक्टर की क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ओके तो काइनेटिक एनर्जी इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मीनिंग ये डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो क्या था हाल्वास और लिनार्ड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्रूव किया था। तो वहाँ से क्या रिजल्ट फिक्स आ गया, सेम आया, तो ये भी ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है कि अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा लाइट डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा लाइट डालेंगे, जब ज़्यादा लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इसको देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मान लिया मेटल थी, यहाँ पे लाइट 2 आई, फिर यहाँ पे 4 आई, फिर यहाँ पे बढ़ती गई लाइट, देखो बहुत ज़्यादा लाइट है कि नहीं है। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया था, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। मतलब एक लाइट आएगी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 लाइट आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4 लाइट आई 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत सारी लाइट आई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ज़्यादा लाइट आएगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगी, अलग अलग इंटरेक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा निकालेगी। ये केस आया, ये ठीक हुआ ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमने ये लिखा था कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना, जो आइंस्टाइन ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, केवल एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट देखो यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि एक लाइट आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 2 लाइट आएगी 2 निकालेंगी, 3 आएगी 3 निकालेंगी। तो मीनिंग ये हुआ इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेंगे, ज़्यादा। बिल्कुल ठीक रिजल्ट आया जो हाल्वास और लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली ये क्या गया था, निकाला था जो। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या है, इफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, इंटेंसिटी, इफ इंसिडेंट फोटोन इंटेंसिटी इंक्रीज देन फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट मिला जो हाल्वास और लिनार्ड के अकॉर्डिंग था। यहाँ से ये पॉइंट कैसा था, ये 1 फोटोन 1
इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना का पॉइंट था। ये कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट आता है कि कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अब इसमें जो कोलिजन था वो हमने बोला था इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे ही आएगा अपनी सारी एनर्जी दे देगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, भाग जाएगा। जैसे ही लाइट आई उसने तुरंत एकदम से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? बाहर निकाल दिया, एकदम से बाहर निकाल दिया। मीनिंग उसने कोई भी टाइम नहीं लिया। ठीक है, ये यहाँ से। तो व्हेन फोटोन फॉल ऑन द metal surface, then emission of photoelectron take place instantaneously, एकदम से। This means that there is no time lag between incident light and emission of photoelectron। मीन जैसे ही एकदम से लाइट आई उसने तुरंत एकदम से क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, सारी एनर्जी लॉस कर दी और इलेक्ट्रॉन भाग गया, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? ठीक हुआ। नेक्स्ट आता है, इसलिए बोलते हैं इसको इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई टाइम का गैप नहीं आया। ये क्या थी? इसकी एक्सप्लेनेशन थी किसकी? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। ठीक है, कौन सी वाली? आइंस्टाइन वाली। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम करेंगे अब इसके बारे में टॉपिक आएगा तो नोट करते हैं इसमें। नोट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट ट्रीट एज पार्टिकल इन नेचर। फोटो, ये इसको बोलते हैं कंसिक्वेंस बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता लगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये पता लगा जब लाइट आएगी वो टकराएगी, मेटल के साथ टकराएगी, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तभी निकाल पाएगी जब क्या होगा? लाइट कैसा बिहेव करेगा? जो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, किसी तरह पार्टिकल की तरह क्या करेगी? बिहेव करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। नोट पे लगाया है, स्टार लगाया हुआ है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या रिजल्ट सामने आया निकल के? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रिजल्ट आया सामने निकल के, जो लाइट आएगी उसका नेचर कैसा होगा? पार्टिकल नेचर होगा। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेबलाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा हुआ आइंस्टाइन का केस हुआ। नेक्स्ट आता है डी ब्रोगली कंसेप्ट करेंगे हम। डी ब्रोगली, ठीक है, क्या करेंगे? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली उस टाइम पे क्या साइंटिस्ट थे? तो वो किसके अंडर काम कर रहे थे? किसी साइंटिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट के अंदर काम कर रहे थे। तो वो क्या असिस्टेंट थे उनके। अब उनकी ग्रेजुएशन भी क्या हुई थी? कंप्लीट नहीं हुई थी। उन्होंने ये सोचा, एक दिन ब्रेन के अंदर आया कि यूनिवर्स के अंदर सिमेट्री होती है। मीनिंग जो यूनिवर्स है वो मैटर और रेडिएशन से मिलके बना है। ठीक है, तो जैसे रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल। वेव नेचर होता है जो ऑप्टिक्स है। ठीक है, जब लाइट पास आउट होती है उसकी लेंस की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती, वो कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। ठीक है, अब ये पार्टिकल नेचर कैसा शो किया? ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ये कैसा शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉम्पटन इफेक्ट वहाँ पे शो करता है। ये इतना हुआ। तो इन्होंने सोचा, डी ब्रोगली थे, इन्होंने सोचा कि रेडिएशन के दो नेचर हैं तो क्यों ना मैटर के भी होंगे, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सिमेट्री होती है। ठीक है, सिमेट्री होती है तो मतलब मैटर के भी दो नेचर होंगे। मैटर भी दो तरीके से बिहेव करेगा, एक बिहेव करेगा वेव नेचर से, एक बिहेव करेगा एज ए पार्टिकल नेचर से। तो उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने तो लेटर लिखा किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन को, कि जैसे रेडिएशन के दो नेचर होते हैं ऐसे ही मैटर के भी दो नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, वन इज वेव एंड अनदर इज पार्टिकल। देयरफॉर अब यहाँ पे ये बताया कि डी ब्रोगली ने आइडिया लगाया। डी ब्रोगली टेक द आइडिया ऑफ सिमेट्री इन नेचर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर हैज टू नेचर। ये TWO है, टू नेचर। ओके, दो नेचर आएंगे, एक क्या आएगा? वेव नेचर, एक क्या आएगा? पार्टिकल नेचर। इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रोगली, कौन सा? डी ब्रोगली। ओके,
डी ब्रोगली ने क्या बताया था, जब भी कोई मैटर होता है वो मूव करेगा तो उसके साथ में एक वेव चलती है, उस वेव को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी टीवी में देखा होगा या ठीक है, या आप समुद्र में गए होंगे घूमने के लिए कभी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो व्हेल मछली होती है उसके साथ के साथ छोटी छोटी मछलियाँ भी क्या करती हैं, वो घूमती रहती हैं, वो चलती हैं उसके साथ, जहाँ वो जाएंगे उसके पीछे पीछे क्या है वो चलेंगे। ठीक है, ओके। या एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जहाँ पे आपके पापा चल रहे हैं आप उनके पीछे 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 साथ के साथ हाथ पकड़ के चलते चले जाओगे। ठीक है, वैसे ही क्या है, डी ब्रोगली ने बताया था जहाँ पे मैटर होगा वहीं पे उसके साथ वेव बनेगी। ठीक है, अब वेव बनेगी तो क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। और उस वेव की क्या होती है, वेव लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेव लेंथ बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हेन ए मटेरियल पार्टिकल मूव देन देयर इज वेव एसोसिएटेड विद मैटर मूविंग मैटर विच इज नोन एज डी ब्रोगली वेव एंड हैविंग वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कोई रेड कलर का मतलब ऑरेंज कलर का ले लिया था हमने, ये इसका कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसका मास क्या है m है, ये मूव कर रहा है मोशन में है, तो जहाँ पे ये आएगा उसी के साथ क्या होगी, वेव होगी। और वेव की क्या होती है, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वेव लेंथ इज इक्वल टू h बाय में एम वी। h है प्लैंक कॉन्स्टेंट, m है मास ऑफ मूविंग बॉडी और v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ध्यान से सुनना, h भी फिक्स होता है। मान लिया बॉडी क्या है, फिक्स मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, h भी फिक्स, हमें h तो हमेशा फिक्स होता है, v भी क्या है, फिक्स हुआ, तो क्या बचा 1/m। 1/m का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मीनिंग किसी बॉडी का मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ गया, एक चीटी, फिर चीटा, फिर क्या आएगा, एलिफेंट आएगा, एलिफेंट के बाद क्या आएगा, उससे बड़ा कोई होगा मान लिया। ठीक है, एलिफेंट से बड़ी मान लिया क्या है, वजन में मान लिया ट्रेन है। ठीक है, जिसका ज़्यादा मास होगा, ये ज़्यादा हुआ तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, कम। ओके, तो यहाँ से ये आया कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम बनेगी। ठीक है, अब अर्थ है, अर्थ भी क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, बहुत ही कम। तो हम उसको डिटरमाइन नहीं करते, बहुत ही कम आएगी जिसको हम डिटरमाइन नहीं करते। ऐसा डिटेक्टर नहीं बनाया गया कि जो अर्थ की वेवलेंथ को भी क्या करे, डिटेक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एज मास इंक्रीज देन वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, लैम्डा केवल मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अब उल्टा कर देते हैं, मास फिक्स लिया, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगा, घटेगा। इतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेव नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। तो यहाँ से क्या आया, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, तो इसका मीनिंग है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आती है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे बॉडी चार्ज हो या अनचार्ज हो। ठीक है, उसकी वे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है वो क्या आती है, सेम आती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इतना हुआ। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ देखो, ये छोटा फिर बड़ा और बड़ा, फिर ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। तो इसका मीनिंग क्या बता रहा है, ये पीक है, टॉप, जैसे हिमालय पर्वत की चोटी होती है ना, इसकी ऐसी चोटी है वेव की। ये बता रही है जहाँ पर पार्टिकल होगा या मैटर होगा वहीं पे वेव होगी, जब वेव होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और मैटर इज मैक्सिमम। जहाँ पर पार्टिकल या मैटर होगा वहीं पर उसी की वेव होगी। ये क्या है, किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। किसने, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब है कि प्रूफ नहीं है, जस्ट क्या किया गया, इस फॉर्मूले को हमने क्या किया है, मान के चले हैं उस टाइम पे। ठीक है, हाइपोथेसिस है ये। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, देखो चैप्टर तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कुछ ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें ये जो आएगा अभी, हमने क्या किया, बैटरी, कोई इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन के दोनों तरफ क्या लगाई हमने, बैटरी लगा दी, ठीक है। तो क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा बैटरी का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट की एनर्जी बढ़ेगी। तो मीनिंग ये चेक करेंगे कि उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देंगे, या डी वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया, अज्यूम किया, मान लिया, ठीक है, कोई बॉडी है जिसका मास है m है या इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, ठीक है। अब ये मूव करेगा किससे, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया E से, E इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, किस तरफ, केवल राइट हैंड साइड में किया हमने, मास से डिवाइड मल्टीप्लाइंग है डिवाइड बाय m ऑन राइट हैंड साइड ओनली इसमें। तो ये क्या आया, m इंटू एम स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड में m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाय में m, इतना हुआ। अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को लिख दिया p, छोटा p, 1/2 p स्क्वायर बाय में m। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया एनर्जी का, E इजिकल टू पी स्क्वायर बाय में 2m। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया हमने, 1। अब हमने क्या किया, ये तो क्या हुआ, किसी फॉर्म में पोटेंशियल मोमेंटम की फॉर्म में और आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में निकालते हैं। एनर्जी किसके बराबर, एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके बराबर, एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इज इक्वल टू स्मॉल ई वी। अब ये भी क्या है, एनर्जी है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी क्या है, एनर्जी है, दोनों एनर्जी सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो इसलिए क्या किया, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो पी स्क्वायर बाय में 2m इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये 2m क्या है, डिवाइड में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से ये पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2EVM, स्क्वायर था, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2MEV आया। इसके क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया हमने, 3 दे दिया। नेक्स्ट है, अभी हमने क्या था, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में mv, वो किसके बराबर होता है, ठीक है, h बाय पे p, mv क्या होता है, मोमेंटम, ये लिख दिया हमने, ओके। इतना क्लियर हुआ। इक्वेशन नंबर क्या आई, 4 आ गई। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से देखो हमने क्या किया, ये मोमेंटम है और ये भी क्या मोमेंटम है, तो वेवलेंथ निकालनी है ना। तो हमने इस p की वैल्यू को उठाया, किडनैप किया और कहाँ पुट कर दिया, p पे पुट कर दिया, है ना, क्योंकि इसका दिल नहीं मान रहा है कि मैं अकेला रहूँ, तो क्या करेगा, उठाएगा, इसको यहाँ पे रख देगा, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, लैम्डा आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में अंडर रूट 2MEV, इतना हुआ। चले आगे, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, 2 क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, लेकिन पोटेंशियल फिक्स नहीं है। पोटेंशियल तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, वो तो क्या है, चेंज होता रहता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या किया, h बाय 2ME, इसके अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, और ये क्या है, अंडर रूट v। तो लैम्डा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 मतलब 27 बोलते हैं, 12.27 डिवाइड में अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे हमें यहाँ से आइडिया आया कि जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से भागेगा, जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से भागेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये क्या है, लैम्डा घटेगा, घटेगा तो वही केस आया। तो यहाँ से देखो
तो ये लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। एज पोटेंशियल इंक्रीज देन वेवलेंथ डिक्रीज। क्यों? पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये फैक्टर बढ़ेगा, नीचे वाला ये फैक्टर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, तो ये घटेगा ना। तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, टिक 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 टिक, ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्स के लॉन्ग लेंगे जो हमने अप्लाई किया है, वाई के लॉन्ग क्या आएगा जो निकल के आएगा। ये ग्राफ आया इतना, ठीक है। ये तो ये केस था। नेक्स्ट केस है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, किस केस में, टेम्परेचर के केस में हमें निकालना है। किस केस में, टेम्परेचर के केस में निकाल लेंगे, ठीक है। हेडिंग लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो लैम्डा किसके बराबर आया था अभी, h बाय में 2me। यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में 2me। ई मतलब क्या है यहाँ पे, 2me। ईवी क्या है, एनर्जी तो होती है ना, इसलिए, ठीक है, एनर्जी। अब हमें ये आपको 11th क्लास में कुछ आइडिया होगा 11th क्लास का कि कोई एटम मूव करता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है और वो तीनों डायरेक्शन में क्या इक्वली एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, ई है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। के सबस्क्रिप्ट में नीचे है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक में भी आया था ये, ठीक है। और एक टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो एनर्जी होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इतना हुआ। हमने क्या किया, इस एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया 2m3/2 kBT। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में √3m kBT आया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या, h की वैल्यू फिक्स है, 3 की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है, kB की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे क्या बचा, टेम्परेचर नीचे बचा, तो इन्वर्सली क्या आएगा, टेम्परेचर के। तो वेवलेंथ डायरेक्टली डिपेंड करेगी 1/√T के, या टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वो क्या है, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। जब उसको वोल्टेज कितनी अप्लाई करते हैं, 100 वोल्ट अप्लाई करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड में √V। या वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट है, इसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से एक सोल्व होने के बाद कितना आएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। हमने ये टॉपिक क्या किया, इसमें हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, डी ब्रोगली कंसेप्ट समझा हमने, ठीक है, ओके। और क्या किया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये मेन पॉइंट हमने क्या किया था, इसमें स्टडी किया था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे, ओके। तो आप क्या है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, एज इट इज बना लेना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे ये। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अच्छे से क्या है वीडियो को देखते रहना। अगर आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा या थोड़ा बहुत समझ में आया, नोट्स अच्छे लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट जरूर डालना। ओके, थैंक यू।